ओके, चलिए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम वीडियो सोल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए स्टेट्स ऑफ मैटर का। ठीक है, इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो आप आज का जो वीडियो सोल्यूशन है जो आपको असाइनमेंट मिली है, इसमें दो चैप्टर हमने डाले हुए हैं। एक चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, और दूसरा चैप्टर कौन सा है, गैस स्टेट ऑफ मैटर। तो दोनों के लगभग 10-10 क्वेश्चन होंगे। आओ इस असाइनमेंट को शुरू करते हैं, इसका देखते हैं क्या क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड है, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। ए कंपाउंड इन विच कैटाइंस ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी इज, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, दैट इज Na2O। ठीक है, तो Na2O एक एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है। चलिए यहां लिख देता हूं, जैसे फर्स्ट है Na2O, ठीक है ना। Na2O कैसा है, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो केटाइंस है यानी कि Na+ है, Na+ क्या है, केटाइंस है, वो क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एंड जो जिसमें O-2 आयन है, ये क्या करता है, ये अरेंजमेंट बनाता है, कौन सा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट करता है। ठीक है, इज इट क्लियर। अच्छा, आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला कि Na+ जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, Cl जो O-2 है CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेट बनाएगा। तो ये सारा हमें आंसर कहां से मिलता है, रेडियस रेशियो से। ठीक है, मतलब हम वॉइड का साइज देख के निकाल लेते हैं सारा। जैसे इसमें जिंक सल्फाइड है, जैसे ZnS है, अगर जिंक सल्फाइड की बात करें तो Zn+2 जो है इसके अंदर वो केटाइन है, वो क्या करता है, हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उसमें से आधे को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, 50% को। और सल्फाइड जो है S-2 है, ये क्या करता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को, मतलब इसकी S-2 क्या करता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बनाता है। इज इट क्लियर। जैसे अगला सीजियम क्लोराइड है, CaCl। सीजियम क्लोराइड के अंदर जो केटाइन का साइज है वो बड़ा है, अगर साइज बड़ा है तो बड़े वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, और सबसे बड़ा वॉइड कौन सा होता है, क्यूबिकल वॉइड होता है। तो इस केस में जो CS पॉजिटिव है वो क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, क्यूबिकल वॉइड को। और जो Cl नेगेटिव है वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बनाएगा, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अच्छा, जो CaF2 है ना, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, ये एंटी फ्लोराइड टाइप है, तो ये कौन सा होगा, ये फ्लोराइड टाइप होगा। ठीक है, फ्लोराइड टाइप होगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर केटाइन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, इसमें क्या होगा, F- जो होगा वो ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इसके अंदर O-2 CCP कर रहा था, इसके अंदर Ca+2 क्या करेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट करेगा। इज इट क्लियर। तो हमारा आंसर सिर्फ इससे मिलता है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर नंबर B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आई थिंक ये समझ आ गया होगा सबको। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। तो वो देखते हैं कौन सा है। चलिए, तो इसमें टू ऑप्शन ये है। चलिए, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम गैस स्टेट ऑफ मैटर। ये बोल रहा है कि द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सैंपल। ठीक है, आपके पास कुछ गैसेस के सैंपल दिए गए हैं, टेम्परेचर मेंशन है साथ में, आपको बताना है कि किसकी स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा होने वाली है। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा उसकी हेल्प से हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √8RT/πm होता है। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर। अब देखो, इसमें सबसे छोटा जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और सबसे छोटा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, हीलियम का होगा, है ना। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास सबसे छोटा है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है ना, एज हीलियम हैज द लोएस्ट मास, इसका सबसे छोटा मास होगा, स्मॉलर मास होगा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट मास होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट मास होने की वजह से इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। एवरेज स्पीड इज मैक्सिमम फॉर हीलियम। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी,
तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है। क्वेश्चन नंबर 3 कहां पे है? क्वेश्चन 1 16 17 18 2 ये है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ Na2O। Na2O अभी हमने किया था Na2O, देखो एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लिखा आ गया इसमें। हाँ, एंटी फ्लोराइड टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज 100 पिकोमीटर। अब इसमें आपको क्या वैल्यू दी है, आप देख सकते हो यहाँ से, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको एज लेंथ दी गई है, दैट इज ए की वैल्यू कितनी है 100 पिकोमीटर, और आपको पता है पिकोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, ठीक है, 10⁻10 सेंटीमीटर। चलिए, अब ये बोल रहा है कि एज लेंथ, इफ द एज लेंथ ऑफ क्यूब इज 100 पिकोमीटर, आपको निकालनी है डेंसिटी ऑफ द एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखते हैं कैसे करना है। तो जैसा कि आप जानते हो डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, दैट इज, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला, यस, दैट इज Z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय कितना आता है, यस, AQ मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसमें दिक्कत क्या है, Na2O के लिए Z की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है, इज इट क्लियर। तो इसमें फॉर्मूला निकालना में क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम देखते हैं इसका कैसा स्ट्रक्चर है, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है। अगर एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होगा तो Na प्लस और O माइनस 2, Na प्लस क्या करेगा, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अगर ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, जब आपको पता है कि एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं, तो मतलब इसका नंबर कितना आएगा, 4 बॉडी डायगोनल मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो नंबर कितना आएगा इसका, 8 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो Na प्लस का नंबर कितना आएगा, 8 आएगा। चलिए, अब O-2 की बात करते हैं। O-2 क्या कर रहा है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग कर रहा है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, सीसीपी अरेंजमेंट बना रहा है, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में सारे के सारे एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं और फेसेस के सेंटर पे होते हैं। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 इंटू 8 होता है, प्लस फेस का कितना होता है, 1/2 इंटू 6 होता है, तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब Na का नंबर कितना आ गया, 8 आ गया, और O-2 का नंबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na 8 और ऑक्सीजन कितना बन गया, 4, ठीक है। कॉमन लेंगे इसमें से, कितना आएगा कॉमन, जरा देखते हैं। तो 4 कॉमन लिया बाहर हमने, तो कितना आएगा, ये 4 Na2O, ये आ गया, ठीक है। तो मतलब यहां से Z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई, तो Z की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। चलिए, यहाँ अब क्या करते हैं, Z की वैल्यू को 4 पुट कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब हमें मोलर मास निकालना है सोडियम ऑक्साइड का, Na2O का, ठीक है। तो सोडियम का मास कितना होता है, 23, ठीक है, 23, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 62। तो यहाँ नंबर कितना आ जाएगा, 62 डिवाइडेड बाय AQ कितना, 100 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए, अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 413.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, तो आंसर क्या आएगा, 413.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। ये जो मैथमेटिक्स है, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, इज इट क्लियर। बहुत इजी है सॉल्व करना, आप इसको कर सकते हैं सॉल्व खुद ही, कर लेना, क्योंकि ये मैं नहीं करवा रहा आपको। ओके, अब ये सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी बाय 0.05% फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ लिखा है डेंसिटी रिमेन सेम, आंसर तो आपको पता लग गया, अगर ये आंसर आए तो ये आंसर होगा। अच्छा, यहाँ दिक्कत है 413 416, बच्चे अगर उसमें करेंगे ना, कैसे कैलकुलेशन में जीरो को स्किप करके जैसे अप्रोक्सीमेटली निकालते, तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो आपको आंसर कौन सा लेना है, डेंसिटी रिमेन सेम वाला लेना है। क्यों लेना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, जो आपके कैटायंस, जो आपके आयंस होते हैं ना, वो नॉर्मल साइड से निकल के कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं। मतलब कहने का क्या है, जो मास होगा क्रिस्टल का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मास में कोई फर्क आने वाला नहीं है। अगर मास में फर्क नहीं आएगा तो डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, डेंसिटी पे कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सही आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार इसका देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड दे देता हूँ आपको अगर आपको लग रहा है, ठीक है। ओके, चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से।
चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन कहाँ पे है? फोर्थ क्वेश्चन है ये, यस। सो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यू कैन सी क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, एट विच फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। वही फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? एन की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है ये, ठीक है ना। वेवलेंथ कितनी दी है? 1.54, यानी कि लैम्डा की वैल्यू गिवन है। 4.04 क्या है? इंटरप्लेनर डिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ब्रैग इक्वेशन लगाएंगे। ब्रैग इक्वेशन क्या होती है? 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। वैल्यूज पुट करके आंसर आ रहा है ना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है? 4.04 है, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई sin थीटा को ऐसे लिखेंगे हम, और n का नंबर कितना? 1 है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम है। 1.54 यहां पुट कर देंगे और यहां से हम sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो sin थीटा को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 1.54 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2 into 4.04, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जो आपकी वैल्यू है वो कितनी आने वाली है? 0.0191, ठीक है, 0.0191। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स 0.191, ये आपका आंसर रहेगा थीटा की वैल्यू का। इज इट क्लियर? चलिए, ये था फोर्थ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहां पे है? क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये है, ओके। अरे यार, इसका ग्राफ नहीं है, चलो ग्राफ भी देखते हैं इसका। देखो, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन के लिए है, 1 मोल आइडियल गैस इक्वेशन के लिए 3 या 4 ग्राफ इसमें प्लॉटेड है। आपको बताना है इसमें कौन सा कर्व सही है, कौन सा गलत है। तो मैं ग्राफ की फोटो भी यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, इजी हो जाएगा थोड़ा देखना। मैंने वो भी लगाई, हाँ ये है, ठीक है। ये देखो, दिस इज द ग्राफ। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, आई थिंक इट्स विजिबल, इट्स प्रॉपर्ली विजिबल, ठीक है। हाँ, विजिबल है नहीं? हाँ, ये देखो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ इस पर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ विजिबल है कि नहीं, तो तब तक आप ट्राई करके देखो अगर आपसे हो रहा है। गुड, इट्स विजिबल। चलिए, तो देखिए, ये ग्राफ आपके सामने है। ये बोल रहा है कि एक आइडियल गैस है। पहले ग्राफ की वैल्यू कितनी रखी है? V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। तो लेट्स चेक कि ये वैल्यू सही है गलत है। चेक करके हम आंसर निकालते हैं। ऑप्शन नीचे दी हुई है कि फर्स्ट और सेकंड सही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड और फोर्थ, और फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो पैरेलल टू दिस एक्सिस होगी या पैरेलल टू दिस एक्सिस होगी, या जो टेम्परेचर वाली जो लाइन है इसके पैरेलल होगी या प्रेशर वाली के, ठीक है ना। वो आपकी इच्छा, आपको जैसे खींचने खींच सकते हो आप। तो हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहां से एक लाइन खींच दी लाइक दिस, ठीक है, ब्लैक करके यहां से लेता हूं, ठीक है। ये लाइन खींच दी इस तरह से। तो इस लाइन पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रेशर से हम एक परपेंडिकुलर नीचे को खींचेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इनके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग नाम क्या होंगे। अब देखो, V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 होगा, V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा, और V3 के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? प्रेशर इस लाइन पे क्या है? कांस्टेंट है। अब आप ये देखो कि ग्राफ में इधर को टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मतलब T1 सबसे छोटा टेम्परेचर होने वाला है, T3 सबसे बड़ा टेम्परेचर होने वाला है, ठीक है। तो ग्राफ की हेल्प से हमने क्या पता लगा लिया? ग्राफ की हेल्प से हमने ये पता लगा लिया कि टेम्परेचर, मैं यहां लिख देता हूं, फ्रॉम ग्राफ से हमें क्या पता लगा कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। इज इट क्लियर? ये तो क्लियर हो गया ना। T3 जो बड़ा है सबसे T2 से, और T2 बड़ा है किससे? T1 से। T1 सबसे छोटा है क्योंकि ये 0 की तरफ जा रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए, अब आइडियल गैस का इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, जरा देखना। मैं आइडियल गैस इक्वेशन का प्रयोग कर रहा हूं, PV इज इक्वल टू nRT, यहां लिख रहा हूं मैं, PV इज इक्वल टू nRT होती है इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, प्रेशर इज ए कांस्टेंट, वेरी गुड। एन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे? 1 मोल है, ये कांस्टेंट हो गया। अच्छा, आर इज ऑलरेडी गैस कांस्टेंट, आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। तो मतलब क्या हो गया? प्रेशर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और एन कांस्टेंट है। तो वी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? टी के हो जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ V1 लिखता हूं तो V1 किसके इक्वल आएगा? T1 के इक्वल। V2 किसके इक्वल आएगा? T2 के इक्वल। मतलब कि जो मैं वॉल्यूम लूंगा वही मेरा टेम्परेचर आने वाला है।
तो देखिए अब यहाँ T3 है ना, यहाँ T3 है बिल्कुल, तो T3 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, यहाँ पे T3 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, V3 आएगा, ये आएगा ना। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। जरा ध्यान देना। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू आ रही है ये, वहां चेक करते हैं कितनी वैल्यू है। यहां दी है V1 इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, लेकिन आगे दे रही है V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। मतलब कि ये जो वैल्यू दी है ये क्या है, गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो ग्राफ है वो क्या हो गया, वो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब पहला गलत है, 1 गलत है, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट यहां है, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, फर्स्ट यहां है, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ठीक है ना, मैं रेड कलर यूज कर लेता हूं। फर्स्ट यहां है, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ठीक है। फर्स्ट यहां भी है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। अच्छा फर्स्ट यहां भी है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती, बचती कौन सी हुई हमारे पास, यही तो बची सी। तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि सेकंड और फोर्थ ही सही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार सेकंड सही है कि नहीं सही है ना। चलो सेकंड को चेक करने के लिए फिर से वही फंडा, क्या करनी है, लाइन खींचनी है, ठीक है। तो लाइन को प्लॉट कर लेते हैं, रेड कलर यूज कर रहा हूं इस बार मैं। तो ये लाइन खींच दी मैंने, इस लाइन पे 1/v क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा इसके परपेंडिकुलर मैंने एक यहाँ खींच दिया, एक यहाँ खींच दिया और एक यहाँ खींच दिया, ठीक है। और जैसे ये लाइन खींची तो T3 के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, P3 आएगा। T2 के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, P2 आएगा। T1 के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, P1 आने वाला है। इज इट क्लियर? आई थिंक यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन का फिर से प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले यहाँ से। आइडियल गैस इक्वेशन को दोबारा लगाते हैं और देखते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, PV इज इक्वल टू nRT, ये होता है ना, PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा अब हमने 1/v को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, 1/v को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो देखते हैं, तो P इज इक्वल टू 1/v nRT, यही है ना हमारे पास। मैं v को कर ले गया, 1/n हो गया, वो 1/v हो गया, v बचा के, ठीक है। तो 1/v कांस्टेंट, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सीधी सी बात आ गई। और ग्राफ से पता चल रहा है, देखने पे ग्राफ से क्या पता चला आपको, ग्राफ से ये हमें समझ आई कि प्रेशर P1 बड़ा है P2 से और P2 बड़ा है P3 से। तो ग्राफ से क्या पता चल रहा है, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, ठीक है। अब P1 के रिस्पेक्ट में कौन सा टेम्परेचर है, T1, तो मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, मेरा आंसर आना चाहिए। चेक करते ऊपर यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है, आप देख सकते हो ग्राफ 2 के लिए, ठीक है। फिगर 2 के लिए देखो आंसर यही है, तो मतलब मेरा सेकंड ग्राफ सही है। अगर सेकंड सही है तो मतलब फोर्थ भी क्या होगा, सही होगा। फोर्थ को भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको हटा देता हूं यहां से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन यहां तक ही है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। The weight of the water in gram per liter of air at 20 degree Celsius and 45% relative humidity is vapor pressure water का given है 17.55, टेम्परेचर भी मेंशन है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको बताना सही आंसर क्या है। इसका आंसर सही है, डी ऑप्शन है, ठीक है। सॉरी, इसका जो आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन निकालते हैं आंसर कैसे डी सही है, ठीक है। इसको करके देखते हैं, लेट्स फाइंड इट। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अच्छा ये किसकी इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू P of H2O डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहां से P of H2O की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितनी है, 45 है। 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा, P of H2O आ जाएगा यहाँ पे। और वेपर प्रेशर H2O की वैल्यू कितनी गिवन हमें, वेपर प्रेशर की वैल्यू है 17.55, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। P of H2O की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ रही है यहाँ से, ये आएगी 45 मल्टीप्लाई बाय 17.55 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस वैल्यू को सॉल्व करने पे मैं आंसर सीधा लिख देता हूँ क्या है, ठीक है। आप ये सॉल्व करके लिख लेना। तो एक सेकंड, तो P of H2 की वैल्यू जो यहाँ पे आनी है वो कितनी आनी है, वो आनी है 7.8 mm ऑफ Hg, 7.8 mm ऑफ Hg, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
अब इस mm ऑफ Hg को मैंने एटमोस्फेयर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 760 से डिवाइड कर दूंगा और ये कितना आ जाएगा 0.010 एटमोस्फेयर मेरा आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 0.010 एटमोस्फेयर में मेरा प्रेशर आ चुका है, किसका, वाटर का प्रेशर। इज इट क्लियर? अब देखिए हम 1 मोल वाटर की बात करके, नहीं 1 लीटर पानी है पर लीटर ना, पर लीटर ऑफ एयर, पर लीटर ऑफ एयर की बात करते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख देते हैं नीचे, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रेशर ऑफ H2 कितना आ गया मेरे पास, ठीक है, कितना आ गया 0.010 एटमोस्फेयर आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, अब हम N का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किसके, वाटर के। ठीक है, फॉर 1 लीटर ऑफ एयर मोल ऑफ H2, फॉर 1 लीटर ऑफ एयर मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2। ठीक है, तो यहां से N की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, जरा बताइए क्या फॉर्मूला होता है, PV बाय RT। ठीक है, ये होगा। चलिए प्रेशर कितना है हमारे पास 0.010, वॉल्यूम कितना 1 है, R कितना है 0.0821। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमारे पास कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, और 20 डिग्री सेल्सियस को आपने किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, वो आएगा 293। इज इट क्लियर? चलिए तो 293 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको सॉल्व करने पे, इस सभी को सॉल्व करने पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, N की वैल्यू आएगी। मैं ऊपर N की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये आएगी 4.3 यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से ऊपर चले गए। ठीक है, इंटू 10⁻⁻1 मोल आ गई। इज इट क्लियर? लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे तो वेट निकालना है, तो मोल को वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो मोलर मास कितना है 18 है, 18 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, ग्राम में आंसर आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने में जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 7.74 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी आपका सही ऑप्शन है। इज इट क्लियर? चलिए इसको भी एक बार देख लीजिए, है ना, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अगर ये आएगा इसका डी सही आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटा देता हूं यहां से। ये कौन सा क्वेश्चन था, 6, है ना। अब आते हैं 7 पे। तो 7 क्वेश्चन ये है, देखिए ये है इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, ये दिख रहा है सबको। चलिए तो इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड B माइनस फॉर्म CCP लैटिस A पॉजिटिव are present at all the H center and body center if all the atoms along one of the axis passing through the phase center are removed। ठीक है, मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगी। ठीक है, जरा देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो। तो ये कलर वो आ गया, अच्छा येलो कलर यूज कर लेते हैं। यस, दिस इज द क्यूब, यू कैन सी ओवर हियर, सो लाइक दिस। ठीक है, सॉरी, तो ये व्हाट क्या बोल रहा है इसके अंदर कि जो सीसीबी है, क्लोज क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है ना, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, कॉर्नर पे आएंगे और कहां आगे, फेस के सेंटर पे आएंगे। ये सारे फेस के सेंटर बना रहा हूं, आगे वाले का फेस सेंटर ये आ गया, पीछे वाले का फेस सेंटर ये आ गया। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है कि बॉडी सेंटर भी प्रेजेंट है, तो बॉडी सेंटर को हम बना देते हैं किससे, रेड कलर से बना देते हैं। तो ये बॉडी सेंटर है आपके पास। ठीक है, चलिए ये बॉडी सेंटर हो गया। अब जरा ध्यान देना, ये बोल रहा है कि हमने एक एक्सेस पास की, जो कहां से पास हो रही है, फेस सेंटर से पास होगी, यानी कि फेस सेंटर को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, चलो मैं यहां से एक्सेस पास करवा देता हूं, लाइक दिस। ये एक्सेस है, ये देखो ये एक्सेस है। अच्छा ये एक्सेस क्या कर रही है, इस एक्सेस ने क्या किया, 2 फेस के सेंटर को रिमूव कर दिया और एक बॉडी के सेंटर को रिमूव कर दिया। मेरी बात समझ ना, 2 फेस के सेंटर को और एक बॉडी के सेंटर को इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब हमें फॉर्मूला बताना है क्या होगा। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। तो ये B नेगेटिव है, ठीक है, ये B नेगेटिव है, और ये क्या बोल रहा है, A प्लस कहां प्रेजेंट है, ऑल द H सेंटर एट द बॉडी सेंटर। ठीक है, मैंने रेड कलर से बनाया बॉडी सेंटर, और रेड कलर से ही मैं बनाऊंगा कौन सा, येलो कलर से बनाते हैं, व्हाइट कलर से बनाते हैं H सेंटर। ठीक है, तो ये H के सेंटर सारे। इज इट क्लियर? तो टोटल आपको पता है कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आई थिंक इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। 4 4 8 4 12। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग गया ये क्या हमारे पास, B A पॉजिटिव, सॉरी A पॉजिटिव, ये भी A पॉजिटिव है और ये भी क्या है, A पॉजिटिव।
यानी कि ए पॉजिटिव कहां प्रेजेंट है, एक तो क्यूब के सेंटर में है और एक कहां है, कॉर्नर एच सेंटर पे है, ठीक है ना, एच सेंटर पे है, एक बॉडी सेंटर पे एच सेंटर पे है, और बी माइनस कहां प्रेजेंट है, ये सीसीपी लेटेक्स बना रहा है, सीसीपी का मतलब कॉर्नर पे होगा, फेस के सेंटर पे होगा, ठीक है, वो मैंने येलो कलर से बना दिया। चलिए अब नंबर निकालते हैं, सबका काम तो ये है नंबर निकालने का, ठीक है ना। तो बी माइनस क्या कर रहा है, फॉर्म सीसीपी, क्यूबिक क्रॉस पैकिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो कितने निकले इसमें से, फेस में से, कॉर्नर में से कोई नहीं निकला, कॉर्नर में से कोई नहीं निकला, 1/8 इंटू 1/8 आ जाएगा, प्लस दो फेस के निकल गए, है ना, तो फेस के दो निकले तो 1/2 इंटू कितना होगा, फेसेस 6 होते हैं, दो निकल गए, यानी कितने बचे हमारे पास, 4 बच गए, है ना। तो यहां से नंबर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया नंबर, 2 + 1 3 आ गया। तो b माइनस का नंबर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। चलो अब a प्लस का नंबर निकाल लेते हैं। a प्लस कहां प्रेजेंट है, सारे के सारे एजेस पे, एजेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 इंटू 12 होता है, ठीक है, और प्लस कहां प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर वाला तो निकल गया भाई, अब उसका कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, तो नंबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और नंबर देख लो आप, दोनों का सेम आ चुका है, A3B3, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, AB मींस, इसका मतलब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 7 का क्या आंसर आने वाला है, ए आंसर आने वाला है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। स्लाइड को आगे कर देते हैं, अब आते हैं 8 के ऊपर। हाँ जी 8 यहीं था, नीचे कहीं 7 8 है, ओके। तो अगेन the question from solid state, very easy question. So in this question, a cubic crystalline structure is composed of x, o and y. x atoms are located at the corner, ठीक है। x एटम कहां पे है, कॉर्नर पे, मैं साथ साथ में लिखते रहता हूं, ठीक है। x कहां पे है, कॉर्नर पे है। अगर x कॉर्नर पे होंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 इंटू 8 दैट इज 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, o एटम्स आर एट द एच सेंटर, देखो O एटम कहां पे है, इसके लिए चलो लिख लेते हैं, O एटम कहां पे है, चलो O एटम कहां पे, सारी सारी एच सेंटर पे है, और Y कहां पे है, क्यूब सेंटर के ऊपर है। लेकिन ये साथ में लिख रहा है कि 2 ऑक्सीजन एटम्स मिस कर दिए गए हैं किसी भी 2 H से, ठीक है। तो मतलब O एटम कहां पे है, O एटम कहां पे है, हाँ O एटम आर एट द एजेस, एच सेंटर है, ठीक है, एच सेंटर के ऊपर है, और उसमें से कितने निकल गए, 2 निकल गए, मतलब कितने हो जाएंगे, कितना आना था नंबर, 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है इंटू 12 आएगा, लेकिन 12 में से कितने निकल गए, 2 निकल गए, तो कितना आएगा, 1/4 इंटू 10 आ जाएगा। 10 का मतलब 10/4, 10/4 का मतलब कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा, तो नंबर कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो O की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। अब देखते हैं O के बाद क्या है, Y है, Y कहाँ, क्यूब सेंटर के ऊपर है, तो क्यूब का सेंटर मतलब एक ही कंट्रीब्यूशन होगा, तो क्यूब सेंटर का मतलब कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि वो जो सेंटर होगा ना वो पूरा का पूरा क्यूब के अंदर होगा, पूरा का पूरा अंदर होगा, इसलिए नंबर कितना आएगा उसका, 1 आने वाला है, ठीक है। तो नंबर देख लो यहाँ से आपके सामने आ चुके हैं, x की वैल्यू 1 आई है, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, और O की वैल्यू कितनी आई है, 5/2 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से x2 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। ये कौन सा ऑप्शन है, x2 y2 5, हाँ ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 पे, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है, नीचे था, हाँ ये है 9 क्वेश्चन। चलिए तो इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सी ओवर हियर, हाँ अब ठीक है, अच्छा ये सो इसमें तो कुछ नहीं है, अरे यार ये क्या हो गया, ABC, देखो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन इंक्रीज करती है एंड विस्कोसिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, गलत है ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है, विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, ये तो भाई गलत है, ये तो गलत है, ठीक है। अगला क्या है, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर रही है, विस्कोसिटी, ये भी गलत है भाई। अच्छा ये बोथ इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, अरे ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा इसमें सारे गलत हो गए,
अच्छा इसमें एक ऑप्शन नहीं है, एक सेकंड, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा ठीक है, इसमें एक ऑप्शन छोड़ दी गई है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, डोंट वरी। तो डी ऑप्शन लिखिए इसमें, डी ऑप्शन क्या है, बोथ डिक्रीज विद टेम्परेचर, बोथ क्या करते हैं, डिक्रीज विद टेम्परेचर, दोनों के दोनों क्या करेंगे, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेंगे, तो ये ऑप्शन आपकी सही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसको भी हटा देते हैं यहां से। अब आते हैं इसके ऊपर, 10th के ऊपर। हाँ जी 10th कहां पे है, 10th यस 5 4 5 6 7 8 9 यहाँ है 10। चलिए देखिए भाई, ये देखो ये क्वेश्चन अगला। हाँ जी, तो द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ FCC क्रिस्टल विद डेंसिटी एंड सेल एज ऑफ 10 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एट N200 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली इज, तो देखो इसके अंदर हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं 100 ग्राम ऑफ FCC क्रिस्टल में कितने होंगे, इज इट क्लियर। तो इसको हम मोल कंसेप्ट लगा के कर सकते हैं। तो डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा के हम इस क्रिस्टल का एटॉमिक वेट निकालेंगे। एटॉमिक वेट में कितने एटम्स होते हैं, Na एटम्स होते हैं, 100 ग्राम में कितने होंगे, वहां से हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कैसे करना है। सबसे पहले हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या है, हाँ जी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी दैट इज Z इंटू मोलर मास। अच्छा यहाँ मोलर मास की जगह मैं एटॉमिक मास लिख देता हूँ। ठीक है, तो एटॉमिक मास यही हमने निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल का इसको ऐसे एटॉमिक मास लिख देता हूँ। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे किससे, AQ मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी गिवन है आपको, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और FCC के लिए Z का नंबर कितना होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन FCC क्रिस्टल कितने होते हैं, कॉर्नर पे और फेस पे कितने होंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। तो नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एटॉमिक मास को हमको निकालना है, एटॉमिक वेट को हमें निकालना है, इसको AWT लिख दिया मैंने। अच्छा अब देखो एच कितनी दी है आपको, 10 ग्राम पर सॉरी एच कितनी दी है आपको, 200 पिकोमीटर। तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसको हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सारा सॉल्व करने वाला सिस्टम है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, तो एटॉमिक वेट आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 12 ग्राम, ये आ जाएगा 12 ग्राम। इज इट क्लियर। अब देखो ये एटॉमिक वेट आ गया, अब इस पे मोल कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, Na एटम्स के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कितना मास आ गया, 12 ग्राम, मतलब 12 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। और हमें कितने में निकालने हैं, हमें निकालने हैं कितने के अंदर, 100 ग्राम में निकालने हैं ना। 100 ग्राम में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 10⁻24 एटम्स आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, तो 10 का कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अब चलते हैं, एक मिनट देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, दे सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। अब आते हैं 11th के ऊपर। हाँ जी 11th क्वेश्चन बड़ा इजी है, यू कैन सी। सो इसको बड़ा कर लेते हैं ना, ये तो बड़ा कर सकते हैं, ये देखो ये ओके। सो यू कैन लुक, तो कॉलम 1 डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कॉलम 2 द सॉलिड हैविंग द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए कोवेलेंट टाइप स्ट्रक्चर किसमें होता है, आपने पढ़ा होगा ये कोवेलेंट टाइप वाला, मैं आपको ठीक है, तो कोवेलेंट टाइप वाला किसमें होता है, वो होता है सिलिकॉन एंड डायमंड के अंदर। ठीक है, अच्छा मेटेलिक कौन हो जाएगा, मेटेलिक हो जाएगा एल्यूमिनियम कैडमियम। ठीक है, आयनिक कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, आयनिक हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड NaCl, ये आयनिक रहेगा। और वेंडरवाल फोर्सेस किसमें होती हैं, CO2 में और H2O में। ठीक है, इज इट क्लियर। तो यहां से देख सकते हैं डी का क्या आ रहा है, 3, डी का 3 आ रहा है,
डी का 3 ये आ गया, तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। सी का क्या आया 1, सी का 1, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से जो ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, बी आपका सही आंसर है। इज इट क्लियर? चलिए, तो एक बार देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले सकते हो, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ठीक है, ओके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, 11 हो गए थे, अब आते हैं 12 के ऊपर। चलिए, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मेटल इज, अगर आर उसका क्या है, एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, आओ इसको देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ पहले वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये बोल रहा है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम कितने होंगे। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं ये हमें निकालना है। तो फेस सेंटर्ड के लिए एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है भाई, पता सबको। 4 एटम होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन और फेस का कंट्रीब्यूशन, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2 into 6, कॉर्नर का 1/8 into 8, यानी कि नंबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 एटम का वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा, ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यार, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, तो कितना आ जाएगा ये 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4 4 कितने होते हैं 16। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो 16/3 पाई आर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, है ना। तो अगला क्वेश्चन कौन सा था, अभी कौन सा किया हमने, 12 किया, अब आते हैं 13 के ऊपर। जी देखिए 13 क्वेश्चन फिर से सॉलिड स्टेट से है, सॉलिड स्टेट से है। सो यू कैन सी, तो इसमें बोल रहा है कि 3 एलिमेंट्स ABC क्रिस्टलाइज इनटू ए क्यूबिक सॉलिड लैटिस, A ऑक्यूपाई द कॉर्नर, है ना। अगर A कॉर्नर को ऑक्यूपाई करता है, तो A का नंबर 1 आ जाएगा। B ऑक्यूपाई करता है क्यूब सेंटर को, तो क्यूब सेंटर का मतलब नंबर इसका भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और C ऑक्यूपाई करता है एजेस को, एजेस कितनी होती हैं 12 एजेस होती हैं, एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। 12 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा ABC3, तो फॉर्मूला बन जाएगा ABC3। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 14 के ऊपर। हाँ जी, 14 क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन तभी होगा अगर आपको टीसी है ना उसकी वैल्यूज पता है। वैल्यूज पता है, यू कैन इजीली डू, अगर नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ CO2 एट 304 एंड 7, मतलब ये मेंशन है कितने हैं 304.2 केल्विन। क्या है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी की वैल्यू है, ये हम लिख देता हूं। तो टीसी की वैल्यू कितनी गिवन है 304.2 केल्विन है। और पीसी की वैल्यू कितनी है 72.9 एटमोस्फेयर है, ठीक है ना। अच्छा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ CO2, आपको रेडियस ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है assuming it to behave as van der Waals gases। ठीक है, तो ये आपके सामने